हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप बिहार TG2 ले लीजिए, चाहे यूपी FISR TG2 ले लीजिए, चाहे आप ITI एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है अल्टरनेटर। ठीक, तो आज हम बात करेंगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तक। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तक। इसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर। इसको हम लोग बच्चों सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? ये आपका अल्टरनेटर हो गया। अल्टरनेटर ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अल्टरनेटर जो होता है ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी क्या होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे? फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि फ्लक्स जब फ्लक्स आपके कटेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके लिए दो कंडीशन में बताई थी, या तो आपका फ्लक्स चलायमान हो या तो आपका आर्मेचर या रोटर चलायमान हो। ठीक, दोनों कंडीशन में आपके फ्लक्स कटते हैं। फ्लक्स कटेंगे तो क्या होगा? बाय द E = -N dφ/dt क्या होगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक, मैं अच्छा, अब ये जो जनरेटर होता है बच्चों, सिंक्रोनस जनरेटर, ये किस पे चलता है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। किस पे? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। ठीक, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? जब मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया था तो बताया था सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, मतलब सबसे अच्छी स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NS से। ये क्या होता है? 120 f/p। ये तो बताया था। ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये आपका क्या है? पोल्स है। ये आपका क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, अब इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो अल्टरनेटर जो है आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन तो देखिए अल्टरनेटर आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर। ठीक है,
और एक दूसरा क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, एक क्या होगा आपका सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर और ये क्या होगा सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर। चलो ये बताओ सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बताया था ना हमने। बताओ हजार तुम बताओ, पावर प्लांट हिंदी में पढ़ाई थी, तुम बताया था ना, बताओ। देखिए सैलिएंट पोल अल्टरनेटर जो होता है आपका हाइड्रो में यूज होता है, किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। कहाँ यूज होगा, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होगा। ठीक, और जो आपका सिलेंड्रिकल टाइप होता है ये आपका थर्मल और न्यूक्लियर, ईपी, ईपी फॉर पावर प्लांट ये यूज होता है, याद रखना हमें। ठीक है, इसमें तो आगे बताएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अल्टरनेटर आपके दो होते हैं। ठीक, अल्टरनेटर हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, ठीक, और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। अब चलो इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी संरचना जो होती है, इसकी जो संरचना होती है आपकी डीसी जनरेटर की तरह ही होती है। ठीक, इतना समझ लो। ठीक, इसकी संरचना किसके समान होगी, डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, हम मेन पार्ट्स उसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका स्टेटर, क्या हो जाएगा स्टेटर, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका रोटर हो जाएगा। उसमें क्या था, आर्मेचर था, इसमें क्या हो जाएगा रोटर हो जाएगा। ठीक, अब स्टेटर में क्या क्या आता है बेटा, आपका पहला आता है फ्रेम, क्या आता है फ्रेम, फ्रेम को हम लोग बोलते हैं क्या, योक या ढांचा, क्या बोलते हैं ढांचा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद आता है स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। उसके बाद क्या आता है, इसको डीपली में इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब तुम लोग पढ़े हो। ठीक, और क्या होता है आपका स्टेटर स्लॉट्स होते हैं, स्टेटर स्लॉट्स होते हैं। और क्या होता है चौथा, स्टेटर वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग होती है। ठीक, अब रोटर, ठीक, रोटर दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सैलिएंट टाइप रोटर, एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। क्लियर है इतना? अब बारी बारी से इनके बारे में बताते हैं थोड़ा। ठीक, पहला आता है आपका फ्रेम, क्या आता है आपका फ्रेम आता है, क्या आता है फ्रेम। या योक। देखिए फ्रेम क्या होता है, किसी भी मशीन का ढांचा होगा, किसी भी मशीन का जो बाहरी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा, ढांचा कहलाएगा। ठीक, ये किसका बना होता है गौरव, किसका बना होता है, कॉस्ट स्टील बड़ी मशीन, इसका बना होता है कॉस्ट आयरन का, या ठीक। दूसरा इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि बाहरी आघातों से बचाएगा, बाहरी आघातों से बचाएगा। ठीक, और क्या करता है,
मशीन के सभी पार्ट्स को ध्यान रखता है। ये सब क्या है, वही चीज़ है, ठीक। और क्या करेगा, फ्लक्स को लोड रिलेक्टेंस का पाथ देगा, ठीक ठीक। ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। क्या होता है, देखा ना, ये वृत्ताकार होता है, ठीक। चलो अब आता है आपका स्टेटर कोर। क्या बेटा आता है, स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। ठीक, जो आपका स्टेटर कोर होता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फ्रेम में स्थापित करते हैं। कोर देखे हो ना, ठीक। उसको क्या करते हैं, स्टेटर कोर को फ्रेम में स्थापित करते हैं, ठीक है। इसको किसमें स्थापित करते हैं, फ्रेम में। अब बना किसका होता है, ठीक है, बना किसका होता है, तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, सिलिकॉन की मात्रा कितनी हुई, 3% और स्टील की 97%। ये याद है ना, भूले तो नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रोटर। वाइंडिंग तो जानते हो, कॉपर की होती है। अब आता है आपका रोटर। रोटर है, रोटर रोटर तो रोटर बेटा हमने बताया आपको दो होते हैं, एक सैलेंट टाइप रोटर होता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है, ठीक। तो चलो पहले हम देख लेते हैं सैलेंट टाइप। क्या है, सैलेंट टाइप। इसके जो पोल होते हैं वो उभरे होते हैं, ठीक है। इसके पोल क्या होते हैं, उभरे होते हैं। इसके पोल उभरे हुए होते हैं। इसके जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। और क्या होता है, इनकी स्पीड जो होती है, स्पीड कितनी है, 50 आरपीएम से 500 आरपीएम, ठीक। इनकी जो स्पीड है, रेंज क्या है, 50 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम, ठीक। अब देखो मान लो अगर स्पीड आपकी एनएस स्पीड कितनी है, 500 आरपीएम, तो पोल चलो निकालते हैं। तो पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 F बाई एन हो गया ना। ऐसे पोल निकाल लो तो 120, फ्रीक्वेंसी कितनी होती, 50 और स्पीड कितनी थी, 50। तो कितने बीट पोल हो गया, 120 पोल। कितने, 120 पोल। तो जब आरपीएम आपका 50 होगा तो पोल्स कितना होगा बेटा, 120 पोल्स होंगे, ठीक है। और जब आपकी जब यहाँ पे आरपीएम कितना होगा आपका, 500 होगा, ठीक। तो चलो 500 निकाल लेते हैं। तो 120 गुणे 50 बटे 500। अब स्पीड क्या है, हम लोअर और हाईएस्ट की निकाल लेते हैं, क्या क्या पोल्स होंगे। तो क्या हुआ, काटा पीटा काटो, कितना आया, 12 पोल्स, ठीक। तो कितने होंगे, 12 पोल्स, ठीक।
तो कितने होंगे 12 पोल्स। ठीक है, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं कि इनका जो व्यास होगा। ठीक, व्यास बताना क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, तो यही तो डायमीटर होता है, पूरा डायमीटर ही होता है ना। ठीक, तो इनका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 3 to 6 मीटर। कितना होता है इनका डायमीटर, 3 से 6 मीटर इनका डायमीटर होता है। सैलेंट पोल का जो रोटर होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 3 से 6 मीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और इनमें क्या होती है, नॉइज ज़्यादा होती है, नॉइज ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो स्पीड इनकी कम होती है इसलिए ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं। जब इनको घुमाया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में तो ये आवाज़ क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सिलेंड्रिकल। क्या आता है, सिलेंड्रिकल। इसके बाद आता है आपका सिलेंड्रिकल। सैलेंट पोल कहाँ यूज होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक, अब आता है आपका सिलेंड्रिकल। टीपी, सॉरी सिलेंड्रिकल रोटर, टीपी याद आ रहा आपको। देखो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, इसके जो पोल होते हैं चिकने होते हैं। क्या होते हैं, चिकने होते हैं, और बेलनाकार होते हैं। क्या लिखेंगे, इसके पोल चिकने और बेलनाकार होते हैं। इसके पोल क्या है, चिकने और बेलनाकार होते हैं। ठीक, और क्या खास बात है इसमें, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड जो होती है 1000 से लेकर कितनी होती है, 1000 आरपीएम टू 3000 आरपीएम। इनकी जो स्पीड होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे स्पीड इन्होंने कितनी है, 1000 दिया है। तो अगर हम पोल निकालें तो पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120F/N होगा ना। ठीक, तो यहाँ से लोग पोल निकाल लेते हैं, तो 120 × 50/1000। ठीक, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 छक 12। तो जब आपकी जब स्पीड आपकी 1000 होगी तो पोल्स कितने होंगे बेटा, 6। और जब स्पीड आपकी 3000 होगी कितने पोल होंगे, 2। सब पढ़ाया हमने। ठीक है, समझ में आया? अब इनका जो व्यास होता है, डायमीटर इनका जो होता है, इनका डायमीटर कितना होता है, इनका डायमीटर जो होता है 0.5 mm से 1.5 mm होता है। ठीक है, इनका व्यास क्या है, कम है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, टर्बो अल्टरनेटर में करेंगे। कहाँ करेंगे, टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, रेंज इनकी कितनी है, 1500 लेकर 3000 आती है। ठीक है, और इनमें पोल कितने होते हैं, 2 से लेकर 4 पोल होते हैं। समझ रहे हो? ठीक, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, स्टीम टर्बो अल्टरनेटर और गैस टर्बो अल्टरनेटर में हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हम बात करेंगे जो आपका अल्टरनेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कैसा होता है।
आपको पता है कि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक बात और ध्यान दीजिए कि अल्टरनेटर में क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसका? जड़त्व का गुण पाया जाता है। क्या होता है? जड़त्व का गुण पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्या होगा? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मतलब इसमें जो टार्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे इंडक्शन मोटर क्या थी, सेल्फ स्टार्टिंग थी, उसमें टार्क किसके कारण उत्पन्न होता था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका रोटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, और जब स्टार्ट नहीं हो पाता तो हंटिंग करने लगता है। हंटिंग का तो मतलब ऑक्सीलेशन उत्पन्न होता है, यूं करने लगता है, समझ रहे हो। तो इस रोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। एक्साइटर मतलब कि जो रोटर को चला दे, ठीक। तो रोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो मेथड है आपका डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग करने से क्या होता है कि ये क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, डैम्पर वाइंडिंग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बना देती है। क्या करती है? सेल्फ स्टार्टिंग बना देती है, ठीक। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है। तो इसकी संरचना जो होती है, अगर इसकी संरचना की बात करें, इसके कमाल होती है सिंक्रोनस मोटर के समान। किसके? सिंक्रोनस मोटर के समान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो आपका अल्टरनेटर है, या तो ये कह देगा कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होगी, अल्टरनेटर के समान होगी, या पूछ लेगा कि अल्टरनेटर की संरचना किसके समान होती है, तो सिंक्रोनस मोटर के समान होती है, ठीक। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। अब इसके रोटर को घुमाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। किसका? डीसी शंट मोटर, ठीक। दूसरा क्या है, पोनी मोटर। पोनी मोटर जो होती है आपकी इंडक्शन मोटर होती है, ये भी याद रखिएगा। पोनी मोटर जो होती है आपकी क्या होती है, इंडक्शन मोटर होती है। और तीसरा बैटरी, प्राइम मूवर, इन सब का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, रोटर को एक्साइट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आया इतना? अब देखो हम बात करेंगे कि अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन, देखो ईएमएफ इक्वेशन के कई फॉर्म में हम ईएमएफ इक्वेशन दे सकते हैं। देखिए पहला क्या होता है आपका, केडी होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक। और उसके बाद होता है आपका केपी, इसको बोलते हैं पिच फैक्टर। क्या बोलते हैं? पिच फैक्टर, ठीक। और यहां पे एफ क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या आपकी, फ्रीक्वेंसी, ठीक। टी क्या आपके टर्न्स है, टी क्या आपके टर्न्स है, ठीक। तो चलिए इसका अगर हम ईएमएफ इक्वेशन देखें तो देखिए इसके ईएमएफ इक्वेशन कई तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपसे कई प्रकार से ईएमएफ इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक। पहला अगर हम ईएमएफ इक्वेशन बोले तो इसका होता है E इज इक्वल टू 4 KF KP KD
एफ टी फाई। ये आपका एक ईएमएफ इक्वेशन पूछ सकता है इस तरह से। ठीक, यहां पे के एफ क्या है बेटा, ये आपका फॉर्म फैक्टर है। क्या है? फॉर्म फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.11 होती है ना। ये आप लोगों ने इसी फंडामेंटल में पढ़ा था, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। ठीक, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, के एफ इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, इसकी वैल्यू होती 1.11। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन आप दे सकता है क्या, E इज इक्वल टू 4.4 जब क्या होगा, केपी की वैल्यू 1 रख दे, ठीक है, और केडी की वैल्यू क्या रख दे, 1 रख दे, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा आपका एफ टी फाई। तब आपका ईएमएफ का इक्वेशन ये हो जाएगा। समझ में आया बेटा? और अब दूसरा बात करें, ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, ये होगा आपका 4.44 केपी केडी एफ टी फाई, ये आपका ईएमएफ का इक्वेशन होगा। ठीक, अगर इसी को हम 3 फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 3 फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वेशन √3 4.44 केपी केडी एफ टी फाई, ये हो गया। तो ये आपके अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि केपी और केडी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, केपी और केडी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, केपी को हम लोग बोलते हैं पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। ठीक, ठीक है, केपी को बोलते हैं पिच फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अब देखिए केपी क्या होता है, केपी आपका होता है प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का सदिश योग। पर कॉइल में जो आपके ईएमएफ इंड्यूस होंगे उनका जो सदिश योग होगा बटे प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का अंकगणितीय, क्या अंकगणितीय योग, मतलब प्रति कुंडली में जो आपका ईएमएफ होगा उसका जो आपका सदिश योग होगा, और प्रति कुंडली में जो आपका ईएमएफ होगा उसका अंकगणितीय योग का अनुपात क्या कहलाता है, आपका पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है आपका, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 2e cos अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2e cos अल्फा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2e हो जाएगा। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। इट मीन्स यहां से ये पता चलता है बच्चों कि जो केपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी cos अल्फा बाई 2। समझ में? अब इसके बाद जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है।
ठीक, ये क्या होता है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल वाइंडिंग होती है, ठीक है, वही कंडीशन में भी होती है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल और कंसंट्रेटेड कॉइल में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा उनका अनुपात क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि जो आपका है यहाँ है KD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है आपका साइन m बीटा बाई 2। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और से कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है। और m साइन बीटा बाई 2 ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। ठीक, सर मैं ये तो आपका फॉर्म फैक्टर हो गया। ठीक, मतलब क्या, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पिच फैक्टर क्या होता है, cos अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये हो गया साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। ये आपको तीनों फैक्टर आपको याद करने हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्टर आपको याद करने हैं क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। इसकी बात करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन, पहले बात करेंगे हम ई नॉट की। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट क्या होता है कि मतलब सर्किट अगर आपका ओपन है, ई नॉट मतलब क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब कि अगर हमने अल्टरनेटर पर लोड नहीं लगाया, ठीक है, उसको ओपन रखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक, तो जो आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलेगा उसको बोलेंगे ई नॉट, ठीक। और V क्या है, V क्या है, V आपका है, ये आपका वोल्टेज ऑन लोड, क्या है ये, वोल्टेज ऑन लोड, ठीक है। अब हमने सेकेंडरी सर्किट को वोल्टेज से क्लोज कर दिया, ठीक। तो अब उस कंडीशन पे जो हमको वोल्टेज मिलेगा उसको बोलते हैं V, ठीक। अब वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VR से, किससे, VR, ठीक। VR मतलब वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, बातें ना करो भैया, घर में जाके बात कर लेना, वोल्टेज ऑन लोड अपॉन वोल्टेज ऑन लोड, वोल्टेज ऑन लोड, ठीक। अभी पूछेंगे, जो बतिया रहे हो पूछेंगे, ठीक। तो ओपन वोल्टेज क्या हो गया आपका, ई नॉट हो गया, और वोल्टेज लोड पे क्या होगा, V हो गया अपॉन V इंटू 100। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट, ठीक। अब इसको कभी क्या है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देखो मैंने क्या बताया कि हर राइटर का अपना अपना सोच है, हर राइटर का अपना अपना सोच है। कुछ ने ई नॉट कह दिया, कुछ ने V कह दिया। अब कोई कुछ बुकों में आपको मिलेगा, ये मिलेगा V02 और ये V2 अपॉन V2 इंटू 100। ये भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन, हम इसको इससे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। मतलब ये क्या हो गया, V02 मतलब
नो लोड पर आउटपुट वोल्टेज माइनस V2 मतलब लोड पर वोल्टेज आउटपुट अपॉन लोड पर वोल्टेज। ठीक, अब देखो क्या होता है, अगर लोड कितने होते बेटा, एक होता है आपका इंडक्टिव लोड होता है ना, एक होता है आपका कैपेसिटिव और एक होता है आपका रेजिस्टिव। होता है नहीं होता है, इन्हीं तो लोड होते हैं। क्या होता है आपका इंडक्टिव होगा और कैपेसिटिव होगा और रेजिस्टिव होगा। ठीक, यहां पे मैं बहुत सी ऐसी सी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी बुक में है ही नहीं। ठीक, तो देखो इंडक्टिव लोड होगा तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, इंडक्टिव लोड में क्या हो जाएगा, ई नॉट जो होगा वो आपका V से बड़ा होगा। ठीक, मतलब जब लोड हमने इंडक्टिव दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई नॉट जो होगा वो V से बड़ा होगा। समझ में आया? उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जब बड़ा होगा। ठीक, अब देखो कैसे, जैसे मान लो यहां पे हमने कर दिया ये बड़ा है तो यहां पे हमने कर दिया 4 कर दिया, यहां पे 2 कर दिया बटे 2 कर दिया। ठीक, इंटू छोड़ 100 छोड़, तो क्या हुआ 2 बटे 2 तो कितना है 1 आया। 1 क्या है, प्लस का आया ना। ठीक, तो इंडक्टिव के केस में जब आपका लोड इंडक्टिव होगा उस कंडीशन में आपका ई नॉट V से बड़ा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन किस में होगा, पॉजिटिव। बात समझिएगा मेरी। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V बड़ा हो जाएगा ई नॉट से, V बड़ा हो जाएगा ई नॉट से। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो यहां उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम उल्टा कर दे 2 - 4 हो जाएगा बटे 2 होगा तो क्या होगा, -2 बटे -2 तो क्या है -1। ठीक, तो कैपेसिटिव जब लोड होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, इसे क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा, माइनस का। इतना क्लियर है। अब जब रेजिस्टिव लोड होगा तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ई नॉट V के बराबर हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा कि जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, आपका जो रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, हमने बताया था कि कम्यूटेटर आपका डीसी जनरेटर में यूज होता है। इसमें क्या यूज होगा, स्लिप रिंग। यहां पे क्या होगा, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का। और स्लिप रिंग की वैल्यू कितनी होती है, 2। इसमें स्लिप रिंग कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, और इंडक्शन मोटर में कितनी होती है, 3। ठीक है, ठीक। अब देखो स्लिप रिंग कहाँ पाई जाएंगी, एसी में पाई जाएंगी, एसी मोटरों में पाई जाएंगी। ठीक, ये क्या करता है, ये आप डीसी लेगा और किसको कन्वर्ट कर देगा, एसी में। स्लिप रिंग हमेशा क्या लेता है, डीसी लेता है और कन्वर्ट कर देगा इसको एसी में। क्लियर है इतना। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या, पूछा है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ईएमएफ उसमें इंड्यूस होता है, ठीक है, जो आपका रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, हमेशा क्या होता है, एसी होता है। ठीक, तो क्या होता है कि वो किस पर निर्भर करता है, जो आपका ईबी, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये हमेशा डिपेंड करता है आपका एक्साइटेशन पे
और लोड एंगल पर। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका ऑप्शन में एक्साइटेशन देता है तो आप एक्साइटेशन लगाओगे, अगर आपको लोड एंगल देता है तो लोड एंगल लगाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग में इतना डीपली है नहीं, लेकिन हमने बता दिया आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ईएमएफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्लक्स के होगा। अगर फ्लक्स होगा तो ईएमएफ होगा। ठीक, और फ्लक्स एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक, और हमने एक चीज बताई थी, इसमें जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा होता है। क्या होता है, साइन अल्फा। और साइन अल्फा जो होता है आपका भार कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, भार कोण, लोड एंगल, उसी पे आपका ये ईएमएफ डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, आज चलिए तो लोग खाना खा पी लो, लंच के बाद। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आपको बताया था। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन हमने आपको बताया था VR % इक्वल टू E नॉट माइनस V अपॉन V इंटू 100। ये होता है अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक बच्चों, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये होता है आपका नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज। बच्चों ये नया मार्कर लेके आए हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। और ये क्या होता है, ऑन लोड पर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। अब अगर लोड आपका, ठीक है, अगर आपका लोड रेजिस्टिव हो, ठीक है, लोड एट रेजिस्टिव लोड, अगर आपका लोड रेजिस्टिव है तो वहां पे जो ई नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट टाइम्स ऑफ, ठीक है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ V प्लस आई आर, V प्लस आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एक्स होल स्क्वायर। जब आपका क्या है, लोड आपका रेजिस्टिव है। ठीक है, अगर आपका लोड एट इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड पे क्या हो जाएगा, आपका जो ई नॉट होगा वो क्या होगा, रूट टाइम्स ऑफ, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होगा V cos फाई प्लस V cos फाई प्लस आई आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, V साइन फाई, क्या जाएगा, V साइन फाई प्लस आई एक्स एक्स होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जब आपका लोड क्या है, इंडक्टिव है। लोड आपका क्या है, इंडक्टिव है। अब लोड अगर आपका कैपेसिटिव है, एट कैपेसिटिव लोड। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताना जा रहा हूँ
जो आपकी बुकों में है नहीं, क्योंकि लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑन कैपेसिटिव लोड ई नॉट इज इक्वल टू होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, सब सेम रहेगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, v cos फाई प्लस आई आर का होल स्क्वायर प्लस v sin फाई माइनस आई एक्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो गया जो मैं बता ही चुका था। अब हमने क्या बताया था, ई नॉट क्या है आपका, नो लोड पे टर्मिनल वोल्टेज है, और जब हम लोड दे देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज आपका वी हो जाएगा। ठीक, एट रेजिस्टिव लोड पे क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू ये होगी, एट इंडक्टिव लोड पे ई नॉट की वैल्यू ये होगी, और कैपेसिटिव लोड पे ई नॉट की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन। जैसे आपका डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होता है, वैसे ही आपका अल्टरनेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होता है। ठीक है, बस फर्क इसमें होता है कि जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा इसमें पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए बच्चों, आपको मैं 3 मेथड भी बता देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के आपके 3 मेथड है। आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन मेथड। पहला होता है आपका ईएमएफ मेथड। क्या होता है आपका, पहला ईएमएफ मेथड कहलाता है, दूसरा कहलाता है आपका एमएमएफ मेथड, और तीसरा होता है आपका जीरो पावर फैक्टर मेथड। जीरो पावर फैक्टर मेथड, ये आपके वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के मेथड है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें कौन सा होता है आपका, ये इसको पोल्ट्रियर मेथड भी कहते हैं। पोल्ट्रियर मेथड सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा मेथड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीपीसीएल में कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। ठीक, तो फिलहाल वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के आपके 3 मेथड हैं। एक आपका कहलाता है ईएमएफ मेथड, दूसरा होता है एमएमएफ मेथड, और तीसरा होता है जीरो पावर फैक्टर मेथड। इसको हम लोग पोल्ट्रियर मेथड भी कहते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए बात करते हैं बच्चों आर्मेचर रिएक्शन के मेथड। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन देखिए, जैसा आपका मैंने बताया था आपको कि डीसी मशीन में क्या होता है, जो आपका मेन फ्लक्स होता है उस पर आपका आर्मेचर फ्लक्स अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। इसी तरह आपका अल्टरनेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो पावर फैक्टर पे भी निर्भर करता है। ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एआर से। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका आर्मेचर है, इसका जो फ्लक्स है ये, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फाई ए है। इसको हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, क्या कहलाएगा आपका, क्षैतिज घटक,
और दूसरा है जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, जो आपका आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा, ठीक है, आर्मेचर को, ठीक, आर्मेचर फील्ड, इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर की फील्ड, आर्मेचर की फील्ड, आर्मेचर फील्ड। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक आपका कहलाएगा क्षैतिज घटक और एक आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, ये होता है आपका फाई, ठीक, फाई ए कॉस थीटा, और ये आपका कहलाएगा फाई ए साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको हम लोग क्या करेगा, ये जो आपका, ये जो होगा क्षैतिज घटक, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, आर्मेचर, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिएक्शन को, ये क्या करेगा, आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डीसी मशीन में मैंने आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और क्या आपका डायमैग्नेटाइजिंग दोनों बताया है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, आपको सब पता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डायमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग, जो आपका क्षैतिज वाला है, इसको हम लोग फाई थीटा AC से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, थीटा AC से। ठीक, फाई AC से, इसको फाई AC, ठीक, और इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग करेंगे फाई AD। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। ठीक, अब देखिए, अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है, अगर आपका पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका क्या है, मेन फील्ड का फ्लक्स है, मेन फील्ड है, और ये आपका क्या है, इक्वल टू V, वोल्टेज हो गया आपका। ठीक, अच्छा, अब यहां से थीटा एंगल पे ये होगा आपका फाई A, यहां से थीटा एंगल पे ये आपका क्या होगा, फाई A, ये क्या आपका फाई A, मतलब आर्मेचर फील्ड का, ये क्या आपकी आर्मेचर फील्ड है, और ये आपकी क्या मेन फील्ड है। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या बताया था, इसका जो है क्षैतिज घटक, ये आपका क्षैतिज घटक जो है, ये फाई AC होगा, फाई AC होगा। ठीक, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, ये आपका फाई AD है। ये किस पे है, पावर फैक्टर अगर आपका लैगिंग है, ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये आपका क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग है तो क्या होगा,
ये आपका मेन फील्ड हो गई, ठीक। अब यहां से थीटा एंगल पे ये आपका क्या होगा, फाई ए होगा, ठीक। अब ये क्या है आपका एंगल, ये हो गया आपका थीटा एंगल, ठीक। अच्छा, इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक ये हो जाएगा आपका, तब ये हो जाएगा आपका फाई ए सी, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाई ए, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपका पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है, यूनिटी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चलिए यहां बता देते हैं। ये आपका क्या हो गया, फाई एम हो जाएगा, और ये जो आपका ये क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, और यहीं पे आपका क्या जाएगा, ठीक। और इसी पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 होगा। और इसी पे क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर, इसी का आपका फाई ए सी है। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये आपका आर्मेचर रिएक्शन है। आपके बुक में थोड़ा सा दिया तो आपको थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डीपली जानना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख दीजिएगा कि सर इसको डीपली थोड़ा समझा दीजिए, मैं आपको डीपली समझा दूंगा। फिलहाल इतना जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका अल्टरनेटर से क्वेश्चन ये पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे कि अल्टरनेटर में कौन कौन सी पावर जनरेट होती है और उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बच्चों, आप लोग अल्टरनेटर के पैरेलल कनेक्शन की कंडीशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब बात करेंगे रियल इनपुट पावर टू अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर को जो हम लोग रियल पावर देते हैं, इनपुट पावर, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या आएंगे, रियल इनपुट पावर टू अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को जो हम इनपुट पावर देंगे, एक्टिव पावर देंगे, रियल पावर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर बोल सकते हैं, एक्टिव पावर। उसका फॉर्मूला क्या होगा, कभी कभी एक्सप्रेशन इसका पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पी आई जी से। इसे रिप्रेजेंट करेंगे पी आई फॉर इनपुट पावर, जी फॉर जनरेटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका ई स्क्वायर बाय जेड एक्स स्क्वायर आर माइनस ई वी अपॉन जेड एस साइन डेल्टा माइनस अल्फा एस। यहां पे जो है इसको बोलते हैं लोड एंगल। क्या बोलते हैं, लोड एंगल। अब अगर ये आपका क्या है, सिंगल फेज का, अगर हमको उसको 3 फेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, रिएक्टिव पावर की बात करें, जो हम लोग देते हैं इनपुट
तो क्या कर रिएक्टिव इनपुट पावर टू अल्टरनेटर, इनपुट पावर टू अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को जो हम लोग रिएक्टिव पावर देते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग इसको बोलेंगे P, क्या देंगे, इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, QIG इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे जो आपका साइन दिया है यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 3 इंटू ई स्क्वायर आर बाई जेड एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई वी अपॉन जेड एस कॉस डेल माइनस अल्फा एस। ये हो जाएगी आपकी रिएक्टिव इनपुट पावर टू अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर को दी जाने वाली रिएक्टिव इनपुट पावर यही होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटर की रियल और रिएक्टिव पावर आउटपुट रिएक्टिव और रियल पावर हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटर की। इनपुट की तो बात कर ली, अब हम लोग आउटपुट की बात करेंगे। तो लिखेंगे पहला क्या होगा, रियल आउटपुट पावर ऑफ अल्टरनेटर। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे POG, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, क्योंकि हम लोग 3 फेज अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं इसलिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, VE अपॉन ZS, ठीक है, साइन डेल्टा प्लस अल्फा एस माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS का स्क्वायर इंटू R। मतलब उसको हमने उल्टा कर दिया, ठीक। और अगर हम रिएक्टिव की बात करें, रिएक्टिव आउटपुट पावर ऑफ अल्टरनेटर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका QOG। ये हो जाएगी VE बाई ZS, V बाई ZS, जो आपके रिएक्टिव आउटपुट पावर होगी अल्टरनेटर की, वो क्या होगी, QOG इक्वल टू VE अपॉन ZS इंटू साइन थीटा एस माइनस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर साइन थीटा एस। अब चलिए हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटर में जो आपकी पावर डेवलप होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैकेनिकल पावर क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखिए पावर डेवलप इन
सेल एंड पोल अल्टरनेटर, पावर डेवलप इन सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर। बच्चों कोई टॉपिक अगर छूट गया हो पढ़ाने में इस चैप्टर में अल्टरनेटर में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि से टॉपिक रह गया, ये बता दीजिए, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक। तो जो पावर डेवलप होगी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पीडी से। इससे पीडी से, तो ये क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट बी अपॉन एक्स डी साइन डेल प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स डी साइन 2 डेल। जो आपकी पावर डेवलप होगी सेल एंड पोल टाइप अल्टरनेटर में, ये फॉर्मूला होगा इसका। अगर हम 3 फेज की बात करें तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल कंपोनेंट। देखिए बच्चों, आप लोग का जो लेवल है इतना हाई नहीं है, लेकिन छोटा छोटा मतलब हम टच करता हुआ हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतना डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट। इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट। अब बात करेंगे, ये तो आपका क्या होगा, सेल एंड पोल टाइप अल्टरनेटर हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर में क्या होगा, फॉर सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर। देखिए सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर में क्या होगा, जो एक्स क्यू और एक्स डी है इसकी वैल्यू सेम होती है, बराबर होती है, एक्स क्यू बराबर एक्स डी होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो डेवलप पावर क्या हो जाएगी आपकी, पी डी इक्वल टू 3 टाइम्स ई नॉट बी साइन डेल अपॉन एक्स डी। ये आपका हो जाएगा किसका, सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर में। ठीक है, बहुत सी बुकों में आपको यहाँ पे ए नॉट की जगह ई पी दिया होगा, तो आप कंफ्यूज होने का नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से मैंने आपको अल्टरनेटर का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसमें ख्याल से हमारा जो टार्क होता है, टार्क जो जनरेटर होता है उसका फॉर्मूला रह गया है, उसको मैं कल लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आपका वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।